गुड इवनिंग दोस्तों। मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। नोएडा की सड़कों पर 5 नवंबर 2025 की रात करीब 8:30 बजे एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। वहां हत्यारे ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। एक महिला को बस के भीतर घसीटा गया, जहां हत्यारे ने हैवानियत की हद पार करते हुए उसे निर्वस्त्र कर दिया। उसके हाथ पैर और उंगलियों तक को काट डाला गया। हत्यारा इतना शातिर था कि उसने पहचान मिटाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। महिला के सिर को बस के भारी भरकम पहियों के नीचे कुचल दिया गया, जिससे चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाए। लाश के टुकड़ों को बार बार रौंदा गया ताकि हड्डियां चूर चूर हो जाएं। यह हत्यारे की सुनियोजित चाल थी। वह पुलिस के लिए पहचान का कोई भी सुराग छोड़ना नहीं चाहता था। पुलिस को जो मिला वह केवल लाश के क्षतविक्षत टुकड़े थे। ना कोई पहचान थी, ना कोई दस्तावेज और न ही संपर्क करने का कोई जरिया। जांच का आलम यह था कि पुलिस के लिए यह सिर्फ एक कोरी फाइल थी, यानी ब्लाइंड मर्डर। लेकिन 5 नवंबर की रात की यह तस्वीर, जिसमें लाइटें बंद एक रहस्यमय बस खड़ी दिख रही थी, एकमात्र सुराग थी जिस पर पुलिस ने ध्यान केंद्रित किया। पुलिस ने इसी बस को केंद्र में रखकर अपनी जांच शुरू की, यह जानते हुए भी कि यह कितना मुश्किल है। नोएडा पुलिस ने तकनीकी और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर एक-एक करके इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को खोलना शुरू किया। आखिरकार इसी संदिग्ध बस की गहन जांच और आसपास के सुरागों ने पुलिस को उस शातिर और क्रूर कातिल तक पहुंचा दिया, जिसने सोचा था कि वह इस जघन्य अपराध को अंजाम देकर कानून की पकड़ से बच जाएगा। फिर उनसे इस हत्या के पीछे की जो वजह बताई गई, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें मेरे साथ। दरअसल 6 नवंबर की बात है। नोएडा सेक्टर 108 में एक नाला है। उसी नाले के आसपास से जब कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें अजीब से कुत्ते वगैरह वहां खड़े दिखाई देते हैं। वे लोग थोड़ा करीब जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ सड़ी हुई गंधबदबू आने लगती है। वे लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा एक बॉडी जिसका सिर गायब है। वह उल्टी उंधे मुंह पड़ी हुई है और एक चादर भी उसके आसपास पड़ी है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और उस बॉडी को निकाला जाता है। लेकिन सिर्फ धड़ था, उसके हाथ नहीं थे, उसके पैर नहीं थे और उसका सिर भी नहीं था। पुलिस को सिर्फ इतना हिस्सा मिला था और इसके बाद पुलिस परेशान हो गई कि आखिर कैसे पता लगाया जाए। यहाँ इसी सेक्टर 108 के नाले में ही पुलिस के कर्मचारी जो हैं और जो भी लोग हेल्पर के तौर पर साथ आए हैं, वे डंडा ले लेकर उनके हाथ में जो भी कुछ है उसके जरिए उस नाले की तलाशी करने लगते हैं। वहां से एक-एक करके कोशिश की जाती है कि जो धड़ मिला है, क्या उसका हाथ पैर भी वहां मिल सकता है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है, एक-एक जगह को छानने की कोशिश करते हैं। जेसीबी मशीन से भी कोशिश की गई कि क्या अंदर हाथ पैर या कटा हुआ सिर मौजूद है, जिससे पता लग सके कि लाश है तो किसकी। अब यहाँ तक चीजें 6 नवंबर को मिली। पूरी बात यही होती है कि उसके बाद 2 दिन बीतने के बाद अचानक फिर से पुलिस को जानकारी मिलती है कि नोएडा और गाजियाबाद के बीच में एक जगह पड़ती है, जहां पर एक बहुत बड़ा कचरा घर है, आप समझ लीजिए, और वहां पर नाला भी बहता है। यहाँ पर पुलिस को कुछ हड्डियां और कुछ ऐसी चीजें दिखाई गईं जो मानव अवशेष जैसे लग रहे थे और जिन्हें कुत्ते खा रहे थे। पुलिस पहुंचती है और अब यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। तो कपड़ों के अंदर लिपटे कई जगह पर जो हड्डियां हैं, वे चूर चूर हड्डियां, समूची हड्डियां पुलिस को मिलती हैं। पुलिस को समझ में आता है कि जो हड्डियां हैं
वे किसी के पैर, किसी के हाथ की हैं, और तो और सिरनुमा चीज भी पुलिस को मिलती है। अब पुलिस को जब हाथ, पैर, हड्डियां, इनके आसपास कुछ मिला, तो उसमें से एक अंगूठी भी मिली, एक पैरों की बिछिया भी मिली। अब ऐसे में पुलिस को शिनाख्त करानी थी कि आखिर यह जो महिला है या जो भी, क्योंकि धड़ देखकर समझ में आया पुलिस को कि लाश किसी महिला की है। अब जो भी चीजें मिली, उसके आधार पर यह तय था कि लाश एक महिला की है, और पुलिस ने जो आइडिया लगाया, जो पहली नज़र में देखा उसके आसपास, उन्हें लगा कि 30 से 35 के बीच की महिला हो सकती है। अब शिनाख्त कराने के लिए पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की उतने एरिया में, जहां पर पहली बार पुलिस को यह चीज दिखी कि एक नाले के आसपास सेक्टर 108 के आसपास वहां पर एक धड़ मिला है। तो वहां से लेकर गाजियाबाद और जितने भी इलाके आसपास पड़ते हैं, उन सभी के सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए। साथ ही साथ यह भी पता लगाया गया कि क्या कोई महिला गायब हुई है उस एरिया से कई दिनों से, जिसका अता पता न हो। क्या कोई कंप्लेंट लिखाई गई है, तो इस बारे में भी पुलिस पता लगाती है। अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है? उन्हें दिखता है कि एक बस, ये जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, 8:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज है। इस बस को जब पुलिस ने देखा, तो हर रूट पर यह मौजूद आई। करीब करीब 5,000 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाल मारे, और उसमें पुलिस को सिर्फ एक यह बस कॉमन दिखी। इस बस में पुलिस को यह दिखा कि इसका जो इसकी लाइट है, वह पूरी तरीके से बंद है। यह रोड पर चल भी रही है, एक जगह पर खड़ी भी है। तो उनका जब डाउट शुरू हुआ, तो उन्होंने इस बस का सबसे पहले नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद पुलिस ने पता किया कि यह बस किसके नाम पर है। तो जब सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन निकल गईं, तो पुलिस को पता लगता है कि यह जो बस है, यह दरअसल एक सेवा संस्थान के लिए चलती है। और तो और इसे चलाने वाला एक शख्स है, जिसका नाम है मोनू। पहली बार एक मोनू नाम के लड़के का जिक्र आया। अब मोनू के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली गई, तो पता लगा कि मोनू जो है, शादीशुदा है। उसके पास उसकी एक बेटी है, उसकी माँ है। वह नोएडा में ही रहता है। अब इसके अलावा पुलिस को और ज्यादा जानकारी निकालनी थी, तो पुलिस को पता चलता है कि मोनू जो है, उसकी एक दोस्त थी, जिसका नाम प्रीति यादव था। अब प्रीति यादव के बारे में पुलिस को जानना था, क्योंकि जो मोनू है, उसकी पत्नी भी घर पर थी, उसकी बेटी भी घर पर थी, उसकी माँ भी पुलिस को घर पर मिली। पुलिस को यह डाउट हुआ कि आखिर प्रीति कहाँ है। अगर उसकी सहेली उसके बारे में पता लगाते हैं, जिससे ज्यादातर बात करता था, जिसके साथ यह ज्यादातर देखा जाता था। प्रीति के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, तो पता लगा कि उसके 2 बच्चे हैं। इसके अलावा प्रीति की उम्र महज 34 साल है। और तो और जो प्रीति यादव है, वह अपने पति से अलग रहती है, और उसका पति उससे उम्र में काफी बड़ा है। तो सबसे पहले पुलिस उनके घर पर पहुंचती है, प्रीति के जो उनके पति का घर था। वहां उनसे पूछताछ करती है कि आपकी पत्नी के बारे में आप कुछ जानते हैं? आपकी बात होती है। तो हस्बैंड बताता है कि पिछले 3 दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई। उसके बाद तो उसका ना कॉल आया, ना कुछ भी आया। बच्चों से भी उसकी बात नहीं हुई। पुलिस को डाउट होता है कि हो ना हो जो प्रीति है, शायद वही गायब हुई है। इसके बाद वे बिछुए जो मिले, जो बाकी सामान मिला था, वह सारे उस हस्बैंड को दिखाए जाते हैं, बच्चों को दिखाए जाते हैं, और वे देखते ही बोलते हैं कि यह तो प्रीति के ही हैं। अब पहली बार पुलिस को पता लगता है कि यह जो डेड बॉडी है, किसी और की नहीं, प्रीति की है। इसे डीएनए के लिए भेजा जाता है, बच्चों से लिया जाता है, और डीएनए के लिए उन सब चीजों को भेजा जाता है। सारे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं।
और इस पूरे मैटर में जो बिछुआ है वह भी बहुत इम्पोर्टेंट हुआ, क्योंकि उसके जरिए उसके पति ने शिनाख्त की कि जो महिला जिसकी लाश मिली वह प्रीति है। अब सवाल यह है कि प्रीति का कत्ल किसने किया? मोनू के साथ उसका क्या रिश्ता है? अब उसकी शुरुआत कैसे होती है और वह किस तरह से शुरू हुआ? तो देखिए, पुलिस का डाउट सिर्फ मोनू पर था। पुलिस को समझ में आ गया था कि मोनू के साथ इसका कुछ तो था। उन्हें लग रहा था, इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि मोनू के साथ इसका शायद रिलेशनशिप हो सकता है। इस पूरे मामले में जब प्रीति के बारे में कहानी निकालनी शुरू की गई, तो पता लगा कि प्रीति जो है एक फैक्ट्री में काम करती है, जहां पर मोनू की माँ भी काम करती है। यानी कि प्रीति मोनू की माँ की सहेली थी। और मोनू जो है वह अपनी माँ के पास कभी कभी फैक्ट्री में जाता था। वहीं पर उसकी मुलाकात प्रीति से होती है। प्रीति उसे देखने में अच्छी भी लगती है और इसके बाद वे दोनों बातचीत शुरू करते हैं। और अब कहानी यह हो जाती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, यानी कि अवैध संबंध। इधर जो मोनू है उसकी भी शादी हो रखी थी, उसकी एक छोटी बच्ची भी थी। लेकिन अब प्रीति क्या करती? जब भी उसे फैक्ट्री जाना होता, वह सीधे तौर पर पहले मोनू के घर आती, उसके साथ मिलती। उसके बाद वह उसे बताती कि शाम को कहाँ मिलना है, क्या करना है। और इसके बाद वह उसकी माँ के साथ, यानी प्रीति मोनू की माँ के साथ, जॉब पर चली जाती है। अब लगातार इन दोनों का अफेयर चल रहा था। जो मोनू जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है इस बस के आधार पर और सारी कहानी निकालती है, तो वह पुलिस को कन्फेशन देता है। चीज बताता है कि देखिए, लगातार जो प्रीति थी वह दबाव बना रही थी। वह अब यह कहती थी कि देखो, अब हम शादी कर लेते हैं, मैं तो अपने पति से अलग रहती हूँ, तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो। मोनू ने कहा कि वह अपनी वाइफ को डिवोर्स देना नहीं चाहता था, उसकी भी एक छोटी बच्ची है। अब लगातार प्रीति इस कदर दबाव बनाने लग गई कि मोनू को लगा इसे रास्ते से हटाना होगा। एक रोज प्रीति ने यह भी कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे और तुम मुझे अपना एक तरीके से रखैल की तरह रखोगे, प्रीति ने ये वर्ड यूज किया। ऐसा मोनू ने कहा, तो मैं तुम्हारी बेटी को भी बड़े होकर ऐसे ही बना दूंगी, उसको भी बिगाड़ दूंगी। वह ऐसे ही कई लोगों के साथ उसके रिलेशन रहेंगे। अब मोनू ने जब यह चीज सुनी तो उसे पसंद नहीं आई और उसने सोचा कि अब तो इस औरत को रास्ते से हटाना होगा। मोनू ने पुलिस को यह भी बताया कि जो प्रीति है वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे वह उसकी पत्नी है, उसकी सैलरी रख लेती थी, उसको उसकी बीवी से बात तक नहीं करने देती। और धीरे धीरे मोनू को अब वह पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए मोनू ने प्लान किया कि उसका मर्डर करना है। और इसी सिलसिले में 5 नवंबर को वह प्रीति को मिलने बुलाता है, शाम को करीब 5 बजे के आसपास। उसे अपनी बस में बिठाता है। बस में पूरी लाइटें बंद होती हैं, हर जगह पर्दा होता है। एसी वाली बस थी और उसने गड़ासा जो होता है उसको पहले ही बस के जो नीचे जहां पर वह ड्राइविंग करता है वहां पर छुपा रखा था। प्रीति उसमें आती है। पहले वह उसको सेक्टर 100 के पास लेकर जाता है, वहां पर मैगी खिलाता है। दोनों मैगी खाते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हंसाते हैं और फिर बस में बैठती है प्रीति और उसका जो बॉयफ्रेंड मोनू है वह भी बैठता है। लेकिन मोनू ने पहले से तय कर रखा था कि प्रीति को कैसे भी करके रास्ते से हटाना है। अब वह बस को चलाता है और एक सुनसान जगह पर रोकता है। क्योंकि उस बस में वह अकेला था, इसलिए उसे कत्ल जो करना था वह रोक कर ही करना था और इसलिए वह उस बस को रोकता है। बस रोकने के बाद वह गड़ासा जो उसके पास रखा था
उठाता है और प्रीति का गला काट देता है। गला काटते ही जो प्रीति का सिर है वह अलग जाकर गिरता है। और इसके बाद भी जो यह हैवान है, जो मोनू है, इसको जरा भी तरस नहीं आता। यह इस कदर मर्डर करता है। आप सोचिए, यह सबसे पहले उसके हाथ काटता है, उसके पैर काटता है, और यहाँ तक कि हाथ के जो फिंगर्स होती हैं, जो उंगलियां होती हैं, उनको भी अलग काट देता है और छोटे छोटे टुकड़े करता है, ताकि फिंगरप्रिंट्स अगर मिलाकर पुलिस लाश की शिनाख्त कराना चाहे तो ऐसा न कर पाए। अब यह सोचिए, करीब आधे घंटे तक इसी बस के अंदर नोएडा में एक औरत की लाश के टुकड़े हो रहे थे और किसी को पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि इस तरीके से इसने पूरे जो बस है उसमें अंधेरा कर रखा था। अब होता क्या है, जब यह सारी चीजें वह कर लेता है तो सीधे तौर पर वह यह जो लाश के साथ यह जो बस है इसको करीब 25 किलोमीटर दूर लेकर जाता है। सेक्टर 108 के आगे एक नाला पड़ता है, उसको लेकर यह जाता है और चादर में लपेटकर जो धड़ था उसको फेंक देता है। फिर सीधे निकल जाता है, थोड़ा और आगे गाजियाबाद के आसपास पहुंचता है। वहां पर इस्लाम एरिया में जो नाले के पास का एरिया है, यहाँ पर रात को जब उसे दिखता है कि कोई नहीं है तो सिर निकालता है। बस के जो पहिए हैं वह सिर पर चढ़ाता है। एक नहीं, दो नहीं, करीब 5 बार वह उस सिर को कुचलता है ताकि किसी को पता न चले, और उसके बाद इस नाले में फेंक देता है। ठीक इसी तरीके से हाथ पैर जो निकले थे उनके साथ भी वह वही करता है। उस पर कुचलता है बस के द्वारा और कोशिश करता है कि हड्डियां जो हैं वे चूर चूर हो जाएं। अब होता क्या है, यह सारी चीजें हो जाने के बाद मोनू उस बस को साफ करता है, वापस डिपो पर लाता है, 4 बार बस को पूरा धोता है ताकि खून के धब्बे या कोई भी चीज जो है वह किसी भी तरीके से मिटा ले। 4 बार धोने के बाद जो कपड़े थे, क्योंकि उसने उस महिला के कपड़े उतारे थे ताकि पुलिस कहीं से पता न लगा पाए, न्यूड बॉडी फेंकी थी, तो वह जो कपड़े और जो हथियार था वह रेलवे ट्रैक के पास फेंक कर आता है और फिर बड़े ही आराम से अपने घर जाता है। बच्ची के साथ खेलता है, मजाक करता है। अब इधर पूरी कहानी जब पुलिस को समझ में आती है तो पुलिस यह जानना चाहती थी कि तुमने यह प्लानिंग जो किया है, क्या यह पहले की है या तुमने तुरंत उसी वक्त की पूरी प्लानिंग की? क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी प्लानिंग या जो भी तुम कबूलनामा कर रहे हो, उसे समझ में आ रहा है कि तुम कितने ज्यादा गुस्से में थे और यह प्री प्लान्ड मर्डर है। इस पर वह बताता है कि सर, जब उसने मेरी बच्ची के बारे में सारी चीजें कही थी और फिलहाल जब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी, इस पूरे मामले को खोला गया। पुलिस ने 5000 सीसीटीवी फुटेज देखे, करीब करीब हर एक बस को भी खंगाला, और इस बस तक जब पहुंची तब जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए, जांच कराई गई, तो भले मोनू ने 4 बार इस बस को धोया, लेकिन अभी भी उसके अंदर से जो मांस के टुकड़े, आप समझिए जो टायर में फंसे थे, इसके अलावा खून के धब्बे के जो अंश रह जाते हैं, वे सब फॉरेंसिक टीम को मिले हैं। और इसी आधार पर मोनू को आरोपी बनाया गया, और अब जल्द ही जो मोनू है उसका पूरा मामला कोर्ट में चलेगा, क्योंकि उसने इस तरीके से एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। अपनी मां की सहेली से पहले उसने खुद अफेयर किया। इसके बाद जब महिला शादी के लिए कहने लगी तो उसने प्री प्लान करके एकदम प्लान मर्डर बनाया। और मर्डर तो किया, लेकिन पुलिस को भी गुमराह करने की एक से एक तरकीब निकाली, उंगलियां तक काट दी ताकि फिंगरप्रिंट न मिले। जो टुकड़े किए शरीर के, उन तक को कुचला उसने ताकि वह जो हड्डियां हैं वे पूरी चूर चूर हो जाएं और पुलिस को कुछ भी पता न चले। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पुलिस ने 9 टीमों का गठन किया था
और उन्होंने एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ा और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। कई वारदातें इसीलिए होती हैं कि लोग अपनी समझ से न्याय करने लगते हैं। कानून ही अंतिम रास्ता है। एक क्षण का गुस्सा इंसान की सोचने की क्षमता छीन लेता है और वही पल अपराध